बहू की गोद भराई। कमलापुर गांव में रहने वाली सरला का इकलौता बेटा था मोहित, जिसका आज ब्याह था। पूरा घर फूलों से लिपटा महक उठा था। घर का हर एक कोना लड़ियों की रौनक से जगमगा रहा था। सरला अपने बेटे के सिर पर सेहरा सजाते हुए कहती है, इस दूल्हे के लिबास में कितना जच रहा है मेरा लाल। सरला भावुक भावना से अपने बेटे मोहित की नजर उतारती है, जिसके बाद बारात दुल्हन के दहलीज पर पहुंचती है, जहां मंडप में पढ़े जा रहे वेद मंत्रों के साथ मोहित और मीनाक्षी का गठबंधन हो जाता है। जिसके बाद बारात दुल्हन को लिए वापस लौटती है, जहां सरला धूमधाम से अपनी नई नवेली बहू का स्वागत सत्कार करती है। बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से भीतर बिखेर कर अंदर आ जा। जी माँ जी। घूंघट की आड़ में मीनाक्षी खुश मन से भीतर आकर अपनी सास का आशीर्वाद लेती है। जुग जुग जी बहू, आज से 25 बरस पहले मैं यहाँ बहू बनकर आई थी, तो मेरे सास ससुर ने मुझे कहा कि ससुराल शासन का दूजा नाम है, मगर ये सास हर कदम पर तुझे शासन नहीं बल्कि तुझे आश्वासन देगी। बहू के प्रति सरला का भला आचरण देख मोहल्ले की सभी औरतें उसका बखान करने लगती हैं। मीनाक्षी भी सास की आशाओं पर खरी उतरती है। तकरीबन 2 महीने गुजरने के बाद, बहू, तूने इस घर की बागडोर को एकदम बखूबी संभाल लिया है, अब जल्दी से इस घर का चिराग रोशन कर दे। सरला की बात अधूरी छोड़कर मीनाक्षी तेज कदमों से बाथरूम की तरफ दौड़ती है। कुछ देर बाद, बहू तू ठीक तो है? माँ जी, पिछले कुछ दिन से जी कच्चा सा हो रहा है, सर में भी भारीपन सा रह रहा है। मीनाक्षी को ऐसा कहता सुन सरला की आंखों में खुशियों की लड़ियां रोशन हो उठती हैं। और फिर, मुबारक हो बहू, तेरे पाँव भारी हैं, अब तुझे अपना खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि तेरी कोख में इस घर का वंश अपना अंश ले चुका है। मां बनने की खबर सुनकर मीनाक्षी के कदम मानो जमीन पर नहीं ठहरते। गर्भावस्था के चक्कर में सरला अपनी बहू के खान पान का विशेष ध्यान रखती है। देखते ही देखते मीनाक्षी गर्भावस्था के 8वें महीने के अंतिम दिनों में प्रवेश करती है, जिसे देख सरला कहती है, बहू, तेरी गोद भराई करने का वक्त हो चला है, मुझे आज ही सारी खरीदारी निपटानी होगी। बहू की गोद भराई की खुशी में सरला 2 दिन पहले से ही घर की साज सज्जा में जुट जाती है और गोद भराई का दिन दस्तक देता है। बहू की गोद भराई की बहुत बहुत बधाई हो सरला। सभी औरतें चटकदार रंग में रंगी हाथों में अनेकों तोहफे थाम कर भीतर आकर कहती हैं, सिर्फ गोद भराई की खातिर इतनी साजो सज्जा, मेरी तो आंखें चकाचौंध रह गई। ऐसा जान पड़ रहा जैसे ब्याह का घर हो। कौशल्या काकी, गोद भराई के खातिर घर के हर एक कोने से लेकर इस पालने का एक एक फूल माँ जी ने अपने हाथों से सजोया पिरोया है। आखिरकार कुछ ही दिन के भीतर इस सजे हुए पलने में इस घर के नन्हे मेहमान की किलकारियां जो गूंजने वाली हैं। अरे सरला, संभाल खुद को, खुशियां तेरे आंखों के झरने से फूट रही हैं। सभी औरतें टोली में बैठकर गोद भराई का गाना बजाना शुरू करती हैं। अरे सरला, आगे बढ़कर गोद भराई की शुरुआत कर। सरला आगे आकर अपनी बहू की झोली में नारियल, मिठाई, गहने इत्यादि देते हुए उसकी नजर उतार कर कहती है, बहू, ये सारे गहने इस हीरे के आगे फीका है जो तू इस घर को देने वाली है। इस सास की आस तेरे कोख में बंधी है, दूधो नहाओ पूतो फलो। एकाएक सारी औरतें आगे बढ़कर गोद भराई को अंजाम देती हैं। सरला, आगे बढ़ और बहू को झूला झुलाकर गोद भराई का आखिरी पड़ाव पूरा कर। सरला सजे झूले पर बैठी गर्भवती बहू मीनाक्षी को झूला झूलती है। तभी झूले की एक तरफा कड़ी टूटने के चलते मीनाक्षी मुंह के बल जमीन पर गिरकर कराहती हुई कहती है, आह माँ, मेरा बच्चा। दर्द से चीखती हुई मीनाक्षी आंखें मूंद लेती है। सभी मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करके कहता है, डॉक्टर, मेरी बहू अब कैसी है? देखिए, आखिरी महीने में इतने तेज गति से गिरने की वजह से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। साफ तौर से ये कहना भी मुश्किल है कि भविष्य में वो कभी माँ बन पाएगी या नहीं। सारा दोष मेरा है। सरला, संभाल खुद को, तू ऐसे सोब में डूबेगी तो बहू का क्या होगा? सरला दुखित मन से अपनी बहू को लेकर घर लौटती है, जहां सजावट निहारती हुई मीनाक्षी रोते बिलखते हुए कहती है, माँ जी, कल यहाँ मेरी गोद भराई हुई थी और देखिए आज सब कुछ उजड़ गया। बहू, संभाल खुद को, ऊपर वाले ने चाहा तो ये गोद भराई का मंजर फिर से दस्तक देगा। समय बीतता जा रहा था। दिन, महीने और साल गुजरते जा रहे थे। एक सवेरे कादम्बरी सरला के पास आकर कहती है, सरला, आज मेरी बहू की गोद भराई का कार्यक्रम है,
तुझे और बहू दोनों को आना है। कादम्बरी क्यों गोद भराई में बुलाकर मेरे जख्म ताजा करने पर तुली है? सरला, भगवान पर भरोसा रख, उसके घर देर है अंधेर नहीं। देखना वो बहू की सूनी गोद के हरा जरूर करेगा। कादम्बरी के जाने के बाद मीनाक्षी कहती है, माँ जी, जब हमारे घर गोद भराई थी तब कादम्बरी काकी हमारी खुशियों में शरीक हुई थी। उस नाते हमको भी वहाँ जाना चाहिए। ठीक है बहू, हम चल लेंगे। दोनों सास बहू बेमन के साथ सज धज कर गोद भराई में शामिल होती हैं। कुछ ही पलों में गोद भराई की रस्म शुरू होती है। गोद भराई की धूमधाम, गीत जैसे दोनों सास बहू का जख्म कुरेदने का काम कर रही हों। मानो जैसे मन ही मन सास बहू एक दूसरे के सवालों के जवाब देने लगती है। जानती हूँ बहू, ये गोद भराई भीतर ही भीतर तेरे मन को कचोट रही है। माँ जी, काश उस रोज गोद भराई में वो हादसा ना होता तो आज मेरा लाल मेरे कोख से गोद का सफर तय कर चुका होता। मुझसे बात की आई सभी की बहुओं की गोद भराई हो रही है, मगर मेरी गोद अब तक सूनी है। दोनों एक दूजे को एकटक निहारती हुई फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी एकाएक मीनाक्षी स्तब्ध रुझान प्रकट करते हुए बेहोश हो जाती है। सरला उसे लेकर अस्पताल भागती है और कुछ देर बाद, डॉक्टर साहब, मेरी बहू को क्या हुआ है? अरे खुश हो जाइए सरला जी, एक बार फिर आपके घर में गोद भराई होने जा रही है। आपकी बहू 2.5 महीने प्रेग्नेंट है। क्या सचमुच? सरला अपनी बहू को लेकर घर आती है और गर्भावस्था में उसका खूब ख्याल रखती है। गुजरते महीनों के अंतराल के साथ मीनाक्षी गर्भावस्था के 9वें महीने में कदम रखती है और सभी औरतें सरला के पास आकर कहती हैं, अरे सरला, बहू के गर्भावस्था का अंतिम महीना लग चुका है, उसकी गोद भराई नहीं करेगी क्या? तुम तो जानती हो ना कौशल्या बहन कि इसी गोद भराई ने 5 बरस पहले क्या रंग दिखाया है। मगर गर्भवती स्त्री की गोद भराई करना जरूरी होता है। अगर फिर कोई ऊंच नीच हो गई तो मुद्दत बाद मेरी बहू की गोद भरी है। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद भराई हो। देखिए, एक बार फिर इस आंगन में मुरझाए फूल खिल उठे हैं। इस बार की गोद भराई में ये सास इस घर के साथ अपनी बहू को भी दुल्हन के जैसे सजाएगी। मोहल्ले की तमाम औरतें मिलकर एक बार फिर सरला के साथ मिलकर घर के कोने से लेकर बच्चे का पालना सजाती हैं और अपने हाथों से मीनाक्षी को सर से पांव तक सजाकर झूले पर लाकर बिठाती हैं। जहां कोई नाचकर, कोई गाकर गोद भराई में 4 चांद लगा रहा था। तकरीबन 1 सप्ताह बीतने के बाद देर सांझ मीनाक्षी कहती है, आह माँ जी, मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। हाँ बहू, मोहित बेटा गाड़ी निकाल। कुछ ही देर में तीनों अस्पताल पहुंचते हैं, जहां 2 घंटों के भीतर मीनाक्षी एक बेटे को जन्म देती है। बच्चे की दादी कौन है? बच्चे की माँ ने कहा है कि बच्चे को सबसे पहले उन्हीं के गोद में देने को। ये लीजिए, तुझे पाकर इस बुढ़िया का जीवन सफल हो गया। मेरे लाल, आज बहू की गोद भराई सफल हो गई। इस तरह बहू की गोद भराई के सफर को दोहरी बार करने के बाद अंत में मीनाक्षी के सास की आस पूरी हो जाती है। बच्चों की बलि चढ़ाने वाली चुड़ैल। जौनपुर गांव में तेज बारिश हो रही थी, बादल भी तेज कड़क रहे थे। तभी बारिश थमने के बाद एक चुड़ैल मोहिनी के घर में आकर उसके सोते हुए बेटे विराट को चुपचाप से उठाकर एक काली गुफा में ले जाती है और पिंजरे में बंद करके कहती है, इसके माँ बाप को तो पता भी नहीं चला और मैं इसे यहाँ ले आई। अगली सुबह ढूंढते हुए बोलेंगे, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। तो बिल्कुल वही दर्द होगा जो मुझे हुआ था। यही नहीं, चुड़ैल गांव में जाकर फिर किसी बच्चे को उठाकर उसी पिंजरे में कैद कर लेती है। पर चुड़ैल बच्चों को कैद क्यों कर रही थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो वो गांव के लोगों को उनका बच्चा चुराकर वही दर्द देना चाहती थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जमुना कपड़े बैठकर धो रही थी। उसका बच्चा उसके पीछे खिलौने से खेल रहा था कि चुड़ैल उसके बच्चे को उठाकर ले जाती है। तभी अचानक से उसका बच्चा रोने लगता है और जमुना उस चुड़ैल को बच्चा ले जाते हुए देख लेती है। अरे मेरा बच्चा, अरे कोई रोको उस चुड़ैल को, वो डाया मेरा बच्चा ले जा रही है। अरे क्या हुआ जमुना, क्यों रो रही है? अरे वो चुड़ैल उड़कर मेरे बच्चे को उठाकर लेकर गायब हो गई। क्या कहा? कहाँ गया तेरा बच्चा? किस तरफ ले गया? आजा हम ढूंढने चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो। ये बोलते ही दोनों उसी दिशा में बच्चे को ढूंढने लगती हैं, लेकिन बच्चा कहीं भी नजर नहीं आता। इसी बीच वो एक साधु बाबा के पास चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल 4-5 बच्चों को इकट्ठा कर लेती है और कहती है,
तुम बच्चों को ऐसा रोता बिलखता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तुमने कोलाहल मचा रखा है, वहाँ तुम्हारी माँ परेशान हो रही होंगी। माँ, मम्मा चाहिए, मम्मा, मम्मा परेशान है। माँ, माँ। ओहो, तुम बच्चों की ये रोने की आवाज अब मुझसे सहन नहीं की जा रही है। अरे चुप करो, वरना मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। चुड़ैल बहुत बोलती है, लेकिन बच्चे डरकर और रोने लगते हैं, जिस वजह से वो उस पिंजरे में बच्चों के पास 2-4 चूहे को भेज देती है। बच्चे डरना तो दूर, चुप होकर चूहे को देखते हैं और उसकी पूंछ उठाकर खेलने लगते हैं। ये देखकर चुड़ैल हैरान होती है। ओए माँ, ये बच्चे कितने नीच हैं। डरने के बजाय चूहे की पूंछ पकड़कर खेल रहे हैं। अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। अलिया अलिया अलिया, ये चूहा तो बड़ा भाग रहा है मुझसे, अभी इसकी पूंछ पकड़ता हूँ, चुड़ैल आंटी को गिफ्ट देता हूँ। हाँ हाँ करो, मुझे भी देखना है। ये बोलते ही विराट उस चूहे को घुमाकर चुड़ैल के पास फेंक देता है। तभी चुड़ैल की जोर से चीख निकल जाती है। चूहा ये कहाँ से आ गया? जरूर इन बच्चों की शैतानी है, अभी बताती हूँ इन्हें। ऐसा कहते ही चुड़ैल उनके पिंजरे में सांप लेकर आती है और बच्चों को डराने लगती है। बच्चे कभी रोने लगते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। क्यों, अब आया ना मजा? मुझसे पंगा लोगे तो यही होगा। जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पिंजरे में क्रोकोडाइल फेंक दूंगी, फिर वो तुम्हें कच्चा चबाकर खा जाएगा। नहीं नहीं चुड़ैल आंटी, ऐसा मत करना। हाँ आंटी, प्लीज मत करना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2 दिन बाद इस पिंजरे से निकाल दूंगी। तुम्हारे कुछ दोस्त और बचे हैं, जब वो भी आ जाएंगे तो तुम सब बाहर एक साथ जाना। ये कहकर चुड़ैल गांव में जाकर 2-3 लड़कियों को यूं ही उठाकर ले आती है और उसी पिंजरे में बंद कर देती है। शाम के समय वो एक आइसक्रीम खाते हुए बच्चे को भी उठा लेती है। इस तरह उस पर 10 बच्चे हो जाते हैं और उनको देखकर वो कहती है, आज मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा, मुझे मेरी खुशी मिल जाएगी। तुम 10 के 10 बच्चों को आज मैं बलि से चढ़ा दूंगी और मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। सारे बच्चे रो रहे थे। उसमें 10 बच्चों को बांधकर एक बड़े से लाल घेरे में उसने बिठा रखा था और कुछ तंत्र विद्या का आयोजन किया हुआ था। तभी एक ढोंगी बाबा आकर कहता है, अच्छा तो तुमने सारी विधि का आयोजन कर लिया है पहले ही। हाँ, तुम्हें तुम्हारे बच्चे वापस मिल जाएंगे। हाँ बाबा, आपने जैसा बोला था वैसा ही हो गया है। बस अब बलि देनी है बच्चों की, उसके बाद मुझे मेरे बच्चे वापस मिल जाएंगे ना। हाँ, तुम्हारे बच्चे वापस मिल जाएंगे। ये बोलकर दोनों पूजा शुरू करते हैं। पूजा के बीच खड़ी होकर चुड़ैल तलवार लेकर एक बच्चे की बलि देने जा रही थी। एक साधु बाबा आकर अपनी अभिमंत्रित भस्म उस पर डालकर उसे सांप से बंधक बना लेता है। बाबा के साथ गांव के वो लोग भी आ गए थे जो अपने बच्चे के लिए तड़प रहे थे। तभी चुड़ैल कहती है, अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे कौन है, किसने मुझे बंद किया है? भाभी चुड़ैल, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तुझे शर्म नहीं आती? छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़ाने चली थी। भाग जाता हूँ यहाँ से। ढोंगी भागता ही है कि साधु उसे भी बंधक बना लेता है। तभी जमुना अपनी चप्पल उतारकर चुड़ैल को मारती है और कहती है, पापी डायन चुड़ैल कहीं की, बता क्यों तूने हमारे बच्चों को यहाँ कैद कर रखा है? क्यों बलि चढ़ा रही थी, बता। खुद माँ होकर बच्चे के लिए बिलख रही है, और मेरा क्या? मैं भी अपने बच्चों के लिए इतना ही तड़प रही थी जब उनको मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। तुम्हारे गांव के 2 आदमी थे जो एक दिन मेरे घर में घुस आए और मुझे बांधकर मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे की गर्दन पर चाकू की नोक रख दी। भगवान के लिए मेरे बच्चों को छोड़ दो, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें जो चाहिए वो बताओ। ऐसा है तो जल्दी बताओ, तुम्हारे सारे गहने कहाँ रखे हैं? जितने भी पैसे और गहने हैं वो मुझे दे दो। मोहनलाल, ये तो बंधी हुई है, खोलूं कैसे? नहीं नहीं, तो इससे ऐसे ही पूछ ले और खुद निकाल सारे गहने और पैसे। बोल कहाँ है सब? वो उस बिस्तर के नीचे एक पेटी है, उसी में पैसे भी हैं और मेरे गहने भी। मेरे बच्चों को छोड़ दो अब। जगबीर निकाल उसे। ममता की बात सुनकर जगबीर उस पेटी को खोलता है तो वहाँ 2 चूड़ी और कुछ सिक्के ही थे। तभी गुस्से में आकर वो कहता है, अरे ये पैसे हैं तुझ पर? ये पैसा जमा किया है तूने अपने बच्चों के लिए? धिक्कार है तुझ पर, इतने में तो मेरा पौआ भी नहीं आएगा। ये बोलते ही दोनों आदमी उसके तीनों बच्चों का गला काटकर मार देते हैं, साथ ही उसे भी मार देते हैं।
मरने के बाद ममता चुड़ैल बन जाती है और रोती हुई पागल हो जाती है। तभी उसे एक बाबा देखकर कहता है, क्या हुआ बेटे, तुम रो क्यों नहीं हो? कोई समस्या है क्या? क्या बताऊं बाबा, मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है। 2 गुंडे मेरे घर में घुसकर चोरी करते हैं और फिर मेरी आंखों के सामने मेरे 3 बच्चों को मार डालते हैं। मुझे मेरे 3 बच्चे वापस चाहिए, कुछ तो कीजिए। चिंता मत करो, तुम्हारे 3 बच्चे वापस आ सकते हैं। करना यह है कि तुम्हें गांव के 10 बच्चों की बलि देनी होगी, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे। सच बाबा, शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। अब मैं गांव वालों के बच्चों को लेकर आऊंगी हर हाल में। बस इसीलिए मैं बलि चढ़ाना चाहती थी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इस ढोंगी ने जो तुम्हें हल बताया वो हल है ही नहीं। मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता, इसने तुम्हें मूर्ख बनाया है। क्या मूर्ख? बाबा, मुझे आपकी बात समझ आ गई। मैं बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रही थी, लेकिन मुझे अपने बच्चों का बदला चाहिए। उन दोनों गुंडों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया और इस ढोंगी ने भी। मार डालूंगी मैं इसे। यदि तुम दोनों से अपना बदला लेना चाहती हो तो वादा करो, उसके बाद फिर कभी यहाँ नहीं आओगी। मैं वादा करती हूँ। ये कहने के साथ चुड़ैल का बंधन टूट जाता है और सबसे पहले वो उस ढोंगी बाबा को उसके सामने जान से मार डालती है। उसके बाद गांव में जाकर उन दोनों आदमियों को ढूंढकर मार देती है, जिसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। नीरजा अपने 2 बच्चों चिंटू, गुड़िया और बीमार पति माधव के साथ मेहरौली गांव में रहती थी। उसका पति हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब माधव शरीर से भला चंगा था, मगर अंदरूनी बीमारी ने उसे इस कदर घेर लिया कि उसने बिछौना पकड़ लिया, जिसके बाद घर चलाने की जिम्मेदारी नीरजा के कंधों पर पड़ गई। माँ दुर्गा, आज मेरे फसल की कटाई है, मुझ पर दया करना। नीरजा अपने दोनों बच्चों को लेकर खेत पर आती है, जहाँ उसने भुट्टे की खेती की होती है। इस बार तो हमारे भुट्टे बाकी सालों की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में उगे हैं। भुट्टे की पैदावार अच्छी तो होनी ही थी चिंटू, क्योंकि माँ ने इस भुट्टे की फसल की सारी जमा पूंजी झोंककर खाद उर्वरक का छिड़काव किया था। इसी से फसल में इतना इजाफा हुआ है। बच्चों, बड़ी ही सतर्कता से इन भुट्टों को इस ठाड़ से अलग करना होगा। तीनों भुट्टों को तोड़कर उन्हें बोरियों में भरकर तैयार करते हैं, जिसके बाद नीरजा उन्हें सिर पर लाद कर धीनू के घर लाती है। धीनू, मैं सारे भुट्टे ले आई हूँ, जल्दी से इनको तोलकर दाम दे दो। माफ करना नीरजा, मैं तुम्हारे भुट्टे नहीं खरीद सकता। ऐसा क्यों? पिछले 5 सालों से मैं अपनी खेत की फसल तुम्हें ही बेचती आ रही हूँ। ऐन मौके पर तुम मुकर कैसे सकते हो? क्योंकि ब्रिज किशोर से मैंने तुमसे भी सस्ते दामों पर दानेदार भुट्टे खरीद लिए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे भुट्टे नहीं चाहिए। वो निराश होकर उन भुट्टों को लेकर घर लौट आती है। इन भुट्टों को उगाने में मेरी भारी लागत लगी है। सोचा था आज इन्हें बेचकर घर में राशन पानी सब भर दूंगी। अब इन भुट्टों का क्या होगा? माँ, क्यों ना हम इन भुट्टों को पकाकर बेचें? इससे भुट्टे भी बिक जाएंगे और पैसे भी आएंगे। बच्चों के तरकीब से नीरजा को संतुष्टि मिल जाती है। अगले सवेरे नीरजा अन्नपूर्णा माँ का नाम लेकर भुट्टे और अंगीठी लेकर बाजार में एक बोरी पर बैठकर भुट्टे बेचने लगती है, जहाँ उसके दोनों बच्चे आवाज लगाते हैं, बाढ़ की भुनी भुट्टे, ताजे दानेदार भुट्टे खा लो भैया, चटकदार मसालेदार भुट्टे 10 रुपए जोड़ा। उनके लाख आवाज लगाने पर भी कोई भी उनके भुट्टे खरीदने नहीं आता। तभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, जिसके चलते एक बड़ी भीड़ उनके भुट्टों के इर्द गिर्द आकर जमा हो जाती है। अरे जरा जल्दी से 2 करारे नमक नींबू लगा के भुट्टे देना। हम भी आपका हाथ बटाते हैं माँ। भुट्टे बेचकर पहले दिन की कमाई से 2 दिन के बाद नीरजा के घर का चूल्हा जलता है। अब हर दिन के साथ उनके भुट्टे की मांग बढ़ती ही चली जा रही थी, जिससे नीरजा एक ठेला खरीद कर उसी पर भुट्टे रखकर बेचने लगी। एक रोज उसे भुट्टे की दुकान बढ़ाने में काफी देरी हो जाती है। घर लौटते वक्त उसे चौराहे पर एक बुढ़िया गिरी हुई दिखती है। मदद करो मेरी। कौन है आप? इतनी रात को इस चौराहे पर क्यों पड़ी हैं? आपके अपने कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं, भाग्य की मारी दुखियारी हूँ, कई दिन की भूखी हूँ। कुछ खिला सकोगी तो ईश्वर तुम्हें उसका फल जरूर देगा। नीरजा झट से बुढ़िया को भुट्टा खाने को देती है। बस तुम्हारे लाजवाब भुट्टे खाकर मेरा पेट भर गया।
अचानक वो फटे हाल बुढ़िया एक शोभायमान देवी में बदलकर कहती है, नीरजा, मैं देवी अन्नपूर्णा हूँ। माँ अन्नपूर्णा, इस अभागन के भुट्टे खाकर आपने मेरा मान बढ़ा दिया है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी अन्नपूर्णा अपने शक्ति से एक जादुई अंगीठी प्रकट करके उसे थमा देती है। ये क्या है माँ अन्नपूर्णा? ये जादुई भुट्टा मशीन है। जब तुम इसके भीतर साधारण भुट्टे डालोगी तो इस जादुई मशीन से वो भुट्टे सोने के भुट्टे में बदलकर बाहर निकलेंगे। जादुई भुट्टा मशीन का रहस्य बताकर देवी नीरजा की आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। नीरजा उस जादुई भुट्टा मशीन को ठेले पर सवार करके घर लौट आती है। क्या सचमुच ये जादुई भुट्टा मशीन है? मुझे इसका पता कैसे चलेगा? वो झट से एक भुट्टे को उसके भीतर डालती है। तभी जादुई भुट्टा मशीन के चारों ओर एक लौ चमक उठती है और वो भुट्टा सोने के भुट्टे में बदलकर बाहर निकलता है, जिसे देख नीरजा की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। ये तो सचमुच का जादुई भुट्टा मशीन है, जिसके भीतर पल भर में ही डाला गया साधारण भुट्टा सोने का हो जाता है। इसके बाद नीरजा और भी कई भुट्टे जादुई मशीन के भीतर डालती, जो सोने के भुट्टे में तब्दील होकर बाहर आते। ये देख वो बहुत खुश होती है। सवेरा होते ही मैं इन भुट्टों को बेचकर सब ठीक कर लूंगी। सवेरे होते ही वो सोने के सभी भुट्टों को बोरी में भरकर सुनार से उनका सौदा करके पैसे लेकर घर आती है। इतने सारे पैसे? माँ, ये पैसे कहाँ से आए? जानना चाहती हो ये पैसे कहाँ से आए? मगर पहले वादा करो, किसी और से इसका जिक्र नहीं करोगे। वादा। नीरजा अपने दोनों बच्चों के सामने जादुई भुट्टा मशीन में जैसे ही एक भुट्टा डालती है, वो चमचमाते सोने के भुट्टे में ढलकर बाहर आता है। ये तो जादू हो गया। ये जादू ऐसे नहीं हुआ है। ये एक जादुई भुट्टा मशीन है, जिसमें से हमारे भुट्टे सोने के भुट्टों में बदलकर निकलते हैं। अब जादुई भुट्टा मशीन से नीरजा की गरीबी दूर हो जाती है, जिससे जल भुनकर धीनू कहता है, अरे ऐसा भी कौन सा जिन्न का जादू हाथ लगा है इस नीरजा के, जो हफ्ते भर के भीतर ही ये फटे हाल से मालामाल हो गई। पहले हवेली जैसा घर ठोक दिया, ऊंचे स्कूल में बच्चों का दाखिला करा दिया, और तो और भुट्टे बेचने का धंधा भी छोड़ दिया। पता लगाना पड़ेगा। एक सवेरे, बच्चों, मैं तुम्हारे बाबा को लेकर अस्पताल जा रही हूँ। उनकी जांच पड़ताल में समय लगेगा, इसलिए गलती से भी किसी के सामने इस जादुई भुट्टा मशीन का भेद मत खोलना। निश्चित होकर जाओ माँ। उनके जाते ही लालची धीनू दीवार फांदकर भीतर घुस आता है। यही सही मौका है तहकीकात करने का। लाख छानबीन करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। जाने कहाँ है वो सोने का चिराग, जिसके जादू से ये चीथड़ों में जीने वाले कल के गंगू तेली भिखारी राजा भोज का जीवन काट रहे हैं। क्या पता इन चंगू मंगू को कुछ पता हो, पूछकर देखता हूँ। धीनू चिंटू के पास आकर उन्हें मिठाई का लालच देता है। अले ले 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 मेरा चिंटू, शाइनी की बर्फी खाएगा बेटा? धीनू बखूबी जानता था कि गुड़िया उसके चाल में नहीं फंसने वाली, इसलिए वो भोले चिंटू को अपना शिकार बनाता है। शाबाश चिंटू बेटा, जल्दी से बता कि ये घर बार खरीदने के पैसे कहाँ से आए? मेरी माँ के पास एक जादुई मशीन है, जिसमें भुट्टे डालने पर वो सोने के भुट्टे हो जाते हैं। जादुई भुट्टा मशीन के कारनामे को सुनकर धीनू के मन में अब घनघोर लालच समा जाता है और वो उस मशीन को अपने घर लाकर हाथ मलते हुए कहता है, अब मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, जिसके बाद इस पूरे गांव पर मेरा ही दबदबा होगा। वो लालच में आकर एक साथ कई सारे भुट्टे जादुई मशीन में डाल देता है, मगर उसे कोई परिणाम नहीं मिलता। अरे ये भुट्टे सोने के भुट्टे में क्यों नहीं बदल रहे? वो कई बार ऐसा करता है, मगर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है, जिससे तंग आकर वो उस जादुई भुट्टा मशीन को पटक देता है। अगर यह भुट्टा मशीन मुझे सोने के भुट्टे नहीं दे सकती तो मैं इसे चूर चूर कर दूंगा। तभी उसकी आंखों के सामने वो जादुई मशीन फिर जुड़ जाती है, जिसके भीतर से अनगिनत भुट्टे उस पे बरस पड़ते हैं। अरे 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 बचाओ, अरे मोरी मैया, इन भुट्टों ने तो मुझको आगे से पीछे और ऊपर से नीचे तक चोटिल कर दिया। अरे रे 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 रे, बचाओ 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 बचाओ। तभी नीरजा पूरे गांव को लिए वहां हाजिर हो जाती है। सभी उसकी दुर्दशा देखकर हंस पड़ते हैं। कैसी पड़ी भुट्टों की मार? अरे पूछो मत। कोई चाहे कितना भी रोके धीनू, सही चीज सही हाथों में आ ही जाती है। व्यापारी धीनू का लालच उस पर बुरी तरह भारी पड़ता है, जिससे उसे सबक मिल जाता है। अंत में जादुई भुट्टा मशीन वापस से नीरजा के पास आ जाती है।
जिससे अब नीरजा गरीब लोगों की मदद करने का जिम्मा उठाकर इंसानियत को कायम करती है। चारों तरफ शहनाई बज रही थी, चंदन और हल्दी की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। तभी पल्लवी की सास ममता पल्लवी के पास आती है और उससे कहती है, अरे पल्लवी, तो अभी तक तैयारी नहीं हुई है और तुझे पता है ना हमें और भी बची हुई रस्में करनी है। हाँ चल अब जल्दी से तैयार हो जा, उसके बाद तुझे पान वाली रस्म करनी है। ये कहकर ममता वहां से चली जाती है, जिसके बाद पल्लवी अपनी दोस्त रागिनी की तरफ मुंह बनाते हुए कहती है, अरे यार ये कैसी रस्म है जिसमें मुंह में पान रखना पड़ता है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है ऐसी रस्म। और फिर कितना गंदा लगता होगा एक पेड़ के पत्ते के अंदर कुछ सुपारी रखकर अपने मुंह में रखना। अरे पागल, तू ऐसा क्यों सोच रही है? पान तो बड़ा ही मीठा होता है, इतना स्वादिष्ट होता है कि तुझे क्या ही बताऊं। नहीं नहीं, मुझे ये पान वान की रस्म नहीं करनी है, मुझे इस रस्म से बचा ले यार। देख पल्लवी, ये रस्म बहुत अच्छी है। और यार तूने वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं, खाई के पान बनारस वाला, हाँ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। हाँ फिर तो ऐसा करे कमाल कि सीधी कर दे सबकी चाल। रागिनी की बात सुनकर पल्लवी जोर जोर से हंसने लगती है और उससे कहती है, अरे तू भी क्या यार, जब देखो मजाक करती रहती है। चल अब हम दोनों रस्म के लिए चलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। वो दोनों रस्म में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ममता पल्लवी के मुंह में एक पान रखती है और उसे मुंह बंद रखने के लिए कहती है। सभी घर के लोग आपस में मजाक कर रहे होते हैं। तभी पल्लवी की सास अपनी जेठानी से कहती है, अरे जीजी देखो ना कितनी सुंदर है हमारी पल्लवी, मेरे बेटे के तो भाग्य खुल गए और हमारी भी इतनी संस्कारी और प्यारी बहू जो मिली। हाँ ममता, तू सही कह रही है, इतनी अच्छी बहू तो किस्मत से ही मिलती है। सभी लोग आपस में हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं। तभी ममता पल्लवी से पूछती है, अरे बहू तू भी कुछ बोल ले, क्या हुआ? तेरे मुंह में घी जम गया है क्या? अरे माँ जी, मेरे मुंह में पान है, अब कैसे बात करूं? पल्लवी को ऐसी बात करता हुआ देख सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसके बाद ममता कहती है, अरे कोई नहीं बहू, तू पान खा। ममता के कहने के बाद पल्लवी अपने मन ही मन सोचती है, अरे जितना मैं सोच रही थी इस पान के बारे में, ये तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। बहुत ही मजा आ रहा है ऐसे खाने में। और देखो तो सही, मेरा हाथ और मुंह कितना लाल हो गया है। अरे वाह, क्या बात है इस पान में। पल्लवी की रस्म खत्म हो जाती है, जिसके बाद अब पल्लवी को पान खाना बहुत पसंद हो जाता है। वो हर रोज अपने लिए एक पान बनाती और खाने लगती। एक दिन वो पान खाते खाते रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी सास आ गई और उससे कहने लगी, पल्लवी आज इतनी देर कैसे हो गई खाना बनाने में? अरे माँ जी थोड़ा रुको, अभी लाती हूँ खाना। अरे बहू तू फिर पान खा रही है क्या? तुझे पता है ना पान खाते हुए खाना नहीं बनाते। क्या पता सुपारी कब खाने के अंदर गिर जाए। तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है? हाँ मैं तुझे कितनी बार समझाऊं। ममता पल्लवी को डांट फटकार के वहां से चली जाती है, जिसके बाद पल्लवी जल्दी से खाना बनाकर सबको खाने की टेबल पर बुला लेती है और उन्हें खाना खाने के लिए कहती है। अरे आओ बैठो, खाना खाओ। अरे क्या पल्लवी, तुम रोज रोज पान ठूस कर हम लोगों को खाना देती हो, मुझे तो बहुत घिन आती है। जाओ पहले पान थूक कर आओ। देखो तुम्हारा मुंह कैसा लाल हो रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जब देखो पान खाती रहती हो। अरे वैसे भी औरतों के मुंह पर लिपस्टिक अच्छी लगती है, ना कि मुंह में पान। अरे आप मुझे डांट क्यों ले हो, पानी तो है। मैं तो इसे समझा समझा कर पागल होती जा रही हूँ, पर यह है कि पान खाना छोड़ ही नहीं रही है। अब बताओ मैं क्या करूं इसका। घर के सभी लोग पल्लवी को बहुत ज्यादा डांटते हैं, जिसके बाद पल्लवी गुस्से से पान थूक कर कहती है, अरे आप लोगों ने तो मुझे पान खाना सिखाया है, और अब जब मैं पान खाती हूँ तो आप लोगों को दिक्कत होती है। हाँ अब मैं क्या करूं? मैं तो कितने समय से इसे छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी आदत छूट ही नहीं रही। देखो पल्लवी, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें ये पान खाने की आदत को छोड़ना ही होगा। ये तो केवल एक रस्म थी, तुमने तो पान को अपनी आदत ही बना लिया। अरे मैंने पान ही तो खाया है, इसमें कौन सा जुल्म कर दिया जो आप लोग मुझे इतना डांट रहे हो। ऋतिक उसकी एक भी बात सुनना पसंद नहीं करता और वहां से चला जाता है। ऐसे ही ममता खाने की टेबल से उठकर चले जाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे कई समय तक ऋतिक और उसका परिवार पल्लवी के पान खाने की समस्या से परेशान रहता है। लेकिन अब उन्हें पल्लवी की आदत होने लगती है।
अब पल्लवी कोई भी काम करती तो यहाँ वहाँ पान थूक देती, फिर चाहे रसोई में खाना बनाते समय या फिर अपनी सास के जुएं निकालते समय वो जहाँ देखती वहीं पान थूक देती, जिसकी वजह से घर की कई दीवारों के कोने लाल लाल होने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी का मुंह और उसके दांत भी बिल्कुल लाल हो गए थे। एक दिन पल्लवी घर के सभी सदस्य के साथ खाना खा रही होती है, तभी अचानक से खाना खाते खाते उसके मुंह से खाना बाहर आ जाता है, जिसे देखकर ऋतिक कहता है, अरे पल्लवी क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी है क्या? तभी पल्लवी की नजर उसके मुंह से बाहर निकले हुए खाने के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर उसके टूटे हुए दांत और खून भी होता है। ये सब देखकर पल्लवी रोने लगती है और ऋतिक से कहती है, ऋतिक जी देखिए, मेरे मुंह के दांत भी बाहर निकल गए। अब मैं क्या करूं? मैं इस आदत को कैसे छोड़ दूं? मुझे लगता है पान खाने की वजह से ये सब हो रहा है। ऋतिक उसे चुप कराता है और उसे कहता है, तुम दिल से छोड़ना चाहती हो तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हारा इलाज करवा लूंगा। उसके बाद तुम धीरे धीरे पान खाने की आदत को छोड़ दोगी और पहले की तरह नॉर्मल हो जाओगी। अगले ही दिन ऋतिक अपनी पत्नी पल्लवी को एक अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाता है, जिसके बाद डॉक्टर पल्लवी के बहुत सारे चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद वो उसके दांतों से मशीन के द्वारा पान का रंग उतार देते हैं और उन्हें दवाई देते हैं। ऐसे ही अब धीरे धीरे पल्लवी की पान खाने की आदत छूट जाती है और उसके दांत दोबारा से ठीक हो जाते हैं और अब वे पान की जगह अपने होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। भूतों और चुड़ैलों की मालगाड़ी। 10:55 तक रेलवे स्टेशन पर काफी लोगों की चहल पहल थी। लोग इधर से उधर जा रहे थे, कोई कॉफी पी रहा था तो कहीं कुली सामान उठाकर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में पूरे 11 बज जाते हैं, 11 बजते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी लोग डर कर छटपटाकर इधर उधर भाग रहे थे। आखिर लोग अचानक से 11 बजते ही सहम क्यों गए? क्या स्टेशन पर कुछ भयंकर होने वाला था या बात कुछ और थी? आखिर इस रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री के साथ क्या मिस्ट्री थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अरे अरे भागो भागो, अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ सब लोग यहाँ से। पर अंकल ऐसा क्या हो गया? आप क्यों भाग रहे हैं? अभी तो मेरी ट्रेन भी नहीं आई। तुम्हारी ट्रेन आएगी भी नहीं, बेहतर होगा अपनी जान बचाओ। अरे अंकल रुकिए, अरे मेरी मदद तो कीजिए, मेरा सूटकेस बहुत भारी है। अरे ये अंकल तो डरा कर चली गई, अब क्या करूं? अरे मैडम, आप यहाँ से अभी तक निकली क्यों नहीं है? सूटकेस भारी है ना, इसीलिए। मैं लेकर चलता हूँ, चलिए। इस तरह स्टेशन के सभी लोग रेलवे प्लेटफॉर्म से भाग जाते हैं और टिकट काउंटर या कहीं और छुप जाते हैं। तभी 11 बजते ही एक भयंकर मालगाड़ी उस स्टेशन पर रुकती है, जिसमें से बहुत सारे भूतों और चुड़ैलों की टोली निकलती है। वो स्टेशन पर आकर मालगाड़ी में भारी भारी बोरियां उठा के रखने लगते हैं। तभी उन भूत और चुड़ैलों का सरदार कहता है, जल्दी जल्दी ये सारा सामान उठाकर रखो। और ये क्या, कहाँ चले गए ये इंसानी लोग? यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? सरकार, मुझे तो लगता है इंसानी लोग ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। उनके पास स्मार्टफोन भी है ना, इसीलिए चले गए होंगे टाइम देखकर। अरे आजकल उन पर पता नहीं क्या क्या स्मार्ट गैजेट आ गए हैं। अपनी कलाई पर वो डिजिटल घड़ी पहनते हैं जो उन्हें पानी पीने की हमेशा याद दिलाती है। तुझे बड़ा पता है कांचा, तू काम छोड़कर यही तो नहीं आता रहता है। रंपा, कांचा, बंद करो अपनी बकवास। मैं यहाँ इंसानी लोगों की बात कर रहा हूँ और तुम उनके गैजेट्स की बात कर रहे हो। क्या तुम अपना मकसद भूल गए क्या? माफ कीजिए सरकार, गलती हो गई। जी हमें भी माफ कीजिए सरकार। कान खोलकर सारे भूत और चुड़ैल सुन लो, मुझे किसी भी हालत में काफी तादाद में इंसानी लोग चाहिए और उन्हीं को ही मालगाड़ी में भरना। जी जी सरकार, हम इंसान लोगों को लेकर आएंगे हर हालत में। आज तो वो चले गए, लेकिन कल नहीं जा पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या करने वाले हो तुम? आप खुद ही देख लीजिए। ये बोलते ही रंपा चुड़ैल स्टेशन की घड़ी के पास उड़कर जाती है और उस घड़ी की सुइयों को 1 घंटा पीछे कर देती है, जिससे स्टेशन पर बैठे लोगों को सही टाइम का अंदाजा नहीं लगेगा और मालगाड़ी के भूत और चुड़ैल आकर उन्हें पकड़ लेंगे। अरे रंपा चुड़ैल, मान गया तुम्हारे दिमाग को। तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है। घड़ी की सुई पीछे करके तुम उन्हें पकड़ना चाहती हो ना?
जी सरकार। पर सरकार, इसके लिए तो हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम सब मालगाड़ी में बैठकर थोड़ा सा आगे गए तो सभी लोग वापस से स्टेशन पर फिर से आ जाएंगे और हम उन्हें पकड़ सकते हैं। तुम तो अपना दिमाग चलाओ भी मत। अगर हम ऐसा करते भी हैं तो सभी लोग फिर से नहीं आएंगे, क्या पता वो अपने घर चले गए। ओहो, और मालगाड़ी को देखते ही वो फिर भाग जाएंगे। लेकिन हम कल अपने टाइम पर आएंगे। लोगों को लगेगा कि 10 बज रहे हैं और उससे हम उन पर अटैक कर सकते हैं। जी सरकार। चलो चलो, जल्दी से सारे भूत और चुड़ैल सारी बोरियों को मालगाड़ी में डाल दो। सरदार की बात सुनकर सभी भूतों और चुड़ैल जल्दी जल्दी काम करके मालगाड़ी में सामान रख देते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन वो फिर 11 बजे आते हैं, लेकिन धोखे में बैठे लोग घड़ी में 10 बजता देखकर आराम से बातें कर रहे होते हैं। तभी ट्रेन आती है। चलो शुक्र है, आज तो मेरी ट्रेन आ गई। कल तो मैं जा ही नहीं पाई थी। जल्दी आ जाओ वरना सीट नहीं मिलेगी। सभी लोग ट्रेन में चढ़कर आराम से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और तभी ट्रेन के सभी भूत और चुड़ैल उनके सामने आकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम लोग कितने बेवकूफ भी हो सकते हो, ये हमें नहीं पता था। देखो कितनी आसानी से तुम हमारी मालगाड़ी में आ गए। अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? अरे ये क्या, छल किया इन लोगों ने। हम मालगाड़ी में कैसे आ सकते हैं? हम तो 10 बजे वाली ट्रेन में बैठे थे। तुम 10 बजे वाली नहीं, 11 वाली ट्रेन में ही बैठे थे। तुम सब लोगों का क्या होगा? वही होगा जो हम इनके साथ करना चाहते हैं। मालगाड़ी में बैठे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, ट्रेन के दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चुड़ैल और भूत लोगों को मार देते हैं, जिससे काफी लोग बेहद डर जाते हैं। तुम लोग हमें मारने के लिए क्यों उतावले हो रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो, हमें जाने दो। चुपचाप से बैठे रहो, कोई भी अपनी सीट से हिला तो तुरंत मार दिया जाएगा। सभी लोग डरकर बैठ जाते हैं और धोखे से अगले स्टेशन पर रोककर बाकी लोगों को भी उठा लेते हैं। उनका भी वही हाल होता है जो बाकी लोगों का होता है। कुछ को मार दिया जाता है, कुछ को छोड़ दिया जाता है। अचानक से ट्रेन बड़ी धीमी रफ्तार में चलती है, क्योंकि एक चुड़ैल और भूत एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। अरे माया, तुम पागल हो क्या? मुझे ऐसे देख क्यों रही हो? मेरा ध्यान भटक रहा है। अरे तो धीमी धीमी मालगाड़ी को चला लो, क्या हो गया? एक तो वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिलता। अच्छा, तो मुझे कौन सा मिलता है? सारा दिन सरकार का काम करना पड़ता है। अच्छा सुनो ना, बहुत टाइम से तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया है, तो आज कर दो। तुम पागल हो क्या चुड़ैल? चुड़ैल होकर भी ऐसी बातें कर रही हो? तो क्या चुड़ैलों का दिल नहीं होता? क्या वो प्यार नहीं कर सकती? तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते ना? जा रही हूँ मैं। अच्छा सुनो, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? तो बोलूं तो जानो, गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा है। अरे मेरी जानम, हाय तुमने तो मुझे खुश कर दिया। तुम इतना बेसुरा गाना मरने के बाद भी गा सकते हो, मुझे पता नहीं था। ये मेरी तारीफ थी या बेइज्जती? जैसा तुम्हारा गाना है ना, उसके हिसाब से तो यही सुनने को मिलेगा तुम्हें। तुम चुड़ैल की चुड़ैल ही रहोगी पूरी की पूरी, जो मरने से पहले भी मेरा खून चूसती थी और आज भी ऐसी ही हो। वो दोनों लड़ झगड़ रहे होते हैं कि शिल्पा किसी तरह भूतों से बचकर वहां पहुंचकर मालगाड़ी चलाने लगती है। अरे अरे हटो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? तुम हटो यहाँ से, मुझे ये ट्रेन हर हालत में रोकनी है। बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाकर तुमने लोगों को इस मालगाड़ी में कैद कर लिया है। अरे तुम देख क्या रहे हो? काबू करो इस पर। हाँ करता हूँ। वो भूत जाता है कि शिल्पा उसे एक लात मार देती है, जिससे वो गिर जाता है और कहता है, माया, अरे मुझे लग गई। तुम किसी काम की नहीं हो, मुझे ही उसे हैंडल करना पड़ेगा। तभी माया शिल्पा के बाल पकड़कर उसे खींचती है। शिल्पा भी उसके साथ वही करती है और दोनों लड़ने लगती है। बच के कहाँ जाएगी, मार डालूंगी तुझे मैं। चुड़ैल डायन कहेंगी, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगती हैं। इतने में कांचा और रंपा आकर कहते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ?
इतनी देर से मालगाड़ी धीरे क्यों चल रही है? तेजी से चलाओ इसे। इन लोगों से तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे ही ये करना पड़ेगा। ये बोलते ही कांचा तेज रफ्तार में मालगाड़ी चलाने लगता है। कुछ देर बाद ट्रेन बेकाबू हो जाती है। मालगाड़ी पटरी से उतरकर पलट जाती है और एकदम से ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद भूत और चुड़ैलों के साथ मासूम लोग भी मारे जाते हैं।